दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो भारत के संवैधानिक विकास जो हुआ है अलग अलग समय में, जैसे 1773 से लेकर के और 1947 तक, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आज ये सब्जेक्टिव रहेगा वीडियो और कल इसका ऑब्जेक्टिव वीडियो भी मैं लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। तो देखिए, जो है भारत के संवैधानिक विकास जो है उसको हम लोग दो भागों में बांट करके देख सकते हैं। कब? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासनकाल में हुआ था, जिसको उसके शासन है तो पारित ब्रिटिश संघीय जो अधिनियम थे 1773 से 1853 तक, और दूसरा जो है ब्रिटिश ताज जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में क्या हो गया, जब ब्रिटेन ने अपने भारत को अपने कब्जे में डायरेक्ट ले लिया, तो 1858 से लेकर के 1947 तक हम लोग दो पार्ट में इसको बांट करके देख सकते हैं। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम क्यों पारित किए जा रहे थे? जो कंपनी में चूँकि भ्रष्टाचार बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था, तो उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग अधिनियम आए, जैसे 1773 का, 1784 का पिट्स इंडिया, 1793 में भी आया, 1813 और 1833 और लास्ट में 1853 का ये अधिनियम आया। इन्हीं को हम लोग बिंदुवार करके देखेंगे और आप लोगों के जो आगामी लक्ष्य बना करके चल रहे हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल ये साबित होगा। चलिए, तो बिना देरी किए हुए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। आप लोग यहाँ से फाइंड आउट कीजिएगा वीडियो को। आप लोग, मैं थोड़ा तेज़ी में चलूँगा क्योंकि समय लंबा लग जाएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स बना सकते हैं, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे भी मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलूँगा, ज़्यादा फास्ट भी लेके नहीं चलूँगा ताकि आप लोगों को छूट न जाए कोई चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश संसद 1773 इसके रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। सबसे पहला बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। कितने सदस्य की कार्यकारिणी का गठन किया गया? तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। ठीक है। इस एक्ट के अनुसार वारन हेस्टिंग्स, याद रखिएगा, वारन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था तो वारन हेस्टिंग्स, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो ये भी वारन हेस्टिंग्स ही होगा। इस बात को आप लोग ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके पहले जो था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, लेकिन 1773 के पहले तो बंगाल का गवर्नर था ना, तो 1773 के गवर्नर जो थे वो वारन हेस्टिंग्स ही थे, और 73 का जब एक्ट पारित हुआ तो उसके बाद सब उनको गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। गवर्नर जनरल ये बना, तथा फ्रांसिस कैल्वेरिंग, ठीक है, मानसन एवं बारबेल काउंसिल के सदस्य, जो 4 सदस्य थे ना, उसमें कौन कौन थे? फ्रांसिस थे, दूसरा क्लेवरिंग थे, तीसरा मानसन और चौथा बारबेल। ये काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। ठीक है। सपरिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैन्य शासन का अधिकार दिया गया, तथा इसमें प्रमुख मामलों यथा विदेशी नीति में मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधीक्षण भी करना था। देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ ना, तो पहले क्या होता था कि बंगाल, मद्रास और बम्बई, ये तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। लेकिन जब बंगाल के गवर्नर
को गवर्नर जनरल बना दिया गया, तब इन्हीं के अंतर्गत, बंगाल के अंतर्गत ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी आने लगा था। लेकिन हालांकि उसमें गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल वहाँ के पद को नहीं दिया गया था, गवर्नर थे। आगे है, इसी एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट एक बना हुआ था उच्चतम न्यायालय कोलकाता में, वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही बना हुआ था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश है एलिजा इम्पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब आते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया था। ठीक है, इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामले, देखिए 2 किया गया था, एक निदेशक मंडल था और एक जो दूसरा था वो था नियंत्रक बोर्ड, जिसको बोर्ड ऑफ काउंसिल बोला जाता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो काम था, निदेशक बोर्ड का, व्यापारिक मामलों के को इनको देखना था। ठीक है, और परंतु राजनीतिक मामलों से इनको प्रबंधन के लिए नहीं दिया गया था, इनको व्यापार करने के लिए अनुमति थी। और राजनीतिक मामले जो थे वो बोर्ड ऑफ काउंसिल को, यानी कि नियंत्रण बोर्ड को देखना था। ठीक है, 1786 एक छोटा सा है, इसमें देखा जाए कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी गवर्नर जनरल को 1786 में विशेष परिस्थिति में जो निर्णय हुआ है उसको लागू करना या न करना, ये गवर्नर जनरल के ऊपर डिपेंड करता था। गवर्नर जनरल को प्रथम सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी। 1786 के एक्ट के तहत ये किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया था। देखिए इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, जो जिसको प्रथम सेनापति की उपाधि मिली, और साथ ही जो उसके काउंसिल के निर्णय होते थे वो उसके हाथों में होता था कि लागू करना है अथवा नहीं। इसका सही जवाब आप लोगों के सामने रहेगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है 1793 का जो चार्टर एक्ट है के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, देखिए बस इसमें एक ही काम हुआ था कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि इसमें एक और काम हुआ था कि जो अब जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अधिकारी हुआ करते थे, उनका जो वेतन था वो भारतीय कोष पर भारित होता था, अर्थात भारत उसका पेमेंट करता था और वो काम इंग्लैंड के लिए किया करते थे, ब्रिटेन के लिए किया करते थे। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। साथ ही कंपनी ने भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यद्यपि चीन के साथ तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट देखते हैं। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट के धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश एवं वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की
शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया। देखिए पूछा जाता है कि पहली बार किस अधिनियम में झलकता है कि भारत जो कई खंडों में बटा हुआ था उसको केंद्रीकृत करने का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रयास किया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। देखिए जैसे वो क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि 1773 में जो एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके थ्रू बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और वारन हेस्टिंग्स जो था वो अंतिम बंगाल का गवर्नर और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसी प्रकार बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अंतिम जो था विलियम बेंटिक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिक ही था। उसी के शासनकाल में ये अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और भविष्य में उनसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने की अपेक्षा की गई थी। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य, पहले बीच में 3 कर दिया गया था, पहले 4 था, फिर बीच में 3 किया गया, फिर चौथा सदस्य बनाया गया था, शामिल किया गया था। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। आगे देखते हैं हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, यानी विधायिका को कार्यपालिका से पृथक किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी इसको जाना गया, यानी विधान परिषद का गठन 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू हुआ था। सिविल सेवाओं की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था, यानी ओपन जो रूप से होता था 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू ही सिविल सेवाओं में भर्ती होने लगे थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, देखिए ये दौर कब का है, ये दौर है 1857 के क्रांति जो हुआ था, सिपाही विद्रोह बोलिए, क्रांति विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद जो 1858 का एक्ट पारित हुआ, तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। देखिए भारत का अंतिम, यहाँ भी फिर से बदल रहा है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन था भारत का, ये भी लॉर्ड कैनिंग है। ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा, वारन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। ये 3 नाम आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। ठीक है, ये डायरेक्ट जो था ना, ये ब्रिटिश संसद का प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, अब देख चुके हैं हम लोग। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, भारत के राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ठीक है, इसी के अंतर्गत भारत में शासन किस प्रकार से चलाना है, उसी के अंतर्गत शक्तियां निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग भारत परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को
शामिल करने की शुरुआत की गई थी। तो कानून कोई सा भी बनता था और पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया 1861 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की गई थी। ठीक है, विकेंद्रीकरण किया गया था, मतलब फिर से जो पहले बंगाल के अधीन कर दिया गया था मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को, अब उनको पृथक कर दिया गया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। यानी अध्यादेश जो जारी करते थे वायसराय, उसकी वैलिडिटी जो थी 6 महीने की हुआ करती थी। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, इसके माध्यम से केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, कुछ हद तक निर्वाचन जैसे प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, 6 दिन पहले नोटिस जो था, नोटिस पर प्रश्न पूछ सकते थे, तो धीरे धीरे अधिकार मिलना शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था और प्रथम भारतीय थे जो वायसराय के कार्यकारिणी में शामिल हुए थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। ठीक है, परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न करने का भी अधिकार दिया गया। जहां 1892 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वहीं मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ये अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, यही इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है कि कई बार पूछा गया है कि सांप्रदायिक आधार पर प्रथम जो है चुनाव का अधिकार या निर्वाचन का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था, तो 1809 का मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए जो 1809 में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए था, उसका विस्तार किया गया और इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी इसमें इनको शामिल कर दिया गया था। इनको भी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन के अधिकार दे दिए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। ठीक है, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतीय विषयों को 2 भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांट दिया गया।
इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्षों बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 की अधिनियम का देन है। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं एवं श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया 1937 में। साथ ही 2 नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया और इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। ठीक है। ये था सब्जेक्टिव। हम इसका ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर फैक्ट लेके आएंगे, जो आप लोग रट करके और समझ करके याद करके आगामी जो 71वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा या बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होने वाला हो, उसको दे करके और याद करके आप लोग 1 से 2 क्वेश्चन अपना सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।